जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। कल हमने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया टॉपिक पूरा कवर किया था। आज हम उसके आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा आज का विषाणु जनित रोग या वायरस से होने वाले डिसीज़। ठीक है, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं या जो भी बच्चे इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले आज विषाणु जनित रोग या वायरस। इससे पहले हमने जीवाणु जनित रोग सारे कंप्लीट कर लिए ना? कोई डाउट? ठीक है, डाउट होगा, इसकी PDF भी मैंने ग्रुप में भेज दी है तुम लोगों को, वहाँ से देख करके उसको कंप्लीट कर लेना। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? विषाणु जनित रोग, यानी कि वो रोग जो किससे फैलते हैं बेटा? वायरस के थ्रू फैलते हैं। किसके थ्रू फैलते हैं? वायरस के थ्रू फैलते हैं। वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, वायरस इंग्लिश में हम बोलते हैं वायरस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विषाणु। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, विषाणु या वायरस के थ्रू क्या होता है? विषाणु एक संक्रामक एजेंट होता है। विषाणु या वायरस क्या होता है? एक संक्रामक एजेंट होता है। संक्रामक एजेंट का मतलब हो गया कि वो, अगर उसको कोई बीमारी है, या वो या कह सकते हैं विषाणु एक संक्रामक एजेंट का मतलब, अगर उसके पास कोई चीज़ है तो वो सबको देता चला जाएगा। वो क्या करेगा? सबको देता चला जाएगा। संक्रामक, जैसे एक को होगी कोई चीज़ तो सबको होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको संक्रामक एजेंट कहते हैं। ठीक है, जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्राकृतिक बनाता है। ठीक, कोई भी जिंदा प्राणी, कोई जीव, उसी के अंदर वायरस क्या काम करता है? उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी कोशिकाओं के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेता है? ढाल लेता है। ठीक है, दिमित्री इवानोव्स्की, ध्यान देना, इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की कौन है या कौन थे? इन्होंने विषाणु की खोज की थी, वायरस की खोज की थी। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि वायरस की खोज किसने की थी, तो दिमित्री इवानोव्स्की। किसने की थी? दिमित्री इवानोव्स्की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल अक्सर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई? वायरस की खोज किसने की थी या विषाणु की खोज किसने की थी? दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु सबसे पुराना, पहला विषाणु खोजा गया था। जो सबसे पहला वायरस खोजा गया था वो कौन सा था बच्चा? तंबाकू मोज़ेक विषाणु। ठीक, कौन सा था? तंबाकू मोज़ेक विषाणु। ये सबसे पहला वायरस था। क्या था? सबसे पहला वायरस था ये, सबसे पहला वायरस या पहला विषाणु। ठीक, क्लियर हुई इतनी चीज़? और जब हम विषाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम जब वायरस के बारे में पढ़ते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, विषाणु के बारे में या वायरस के बारे में उनका पढ़कर अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किसने की थी वायरस की खोज? सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की। उसकी, किसकी? इवानोव्स्की है, इवानोव्स्की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस हैं, या हम कह सकते हैं विषाणु जनित रोग हैं। यहीं से, इन्हीं रोगों से आपके सामने आपकी परीक्षा में, चाहे वो आपकी स्कूल की, विद्यालय की परीक्षा हो, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा हो, या इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी लोग हैं, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कॉमन कोल्ड यानी कि ज़ुकाम के बारे में, ठीक है, पोलियो के बारे में, एड्स के बारे में, डेंगू फीवर, ट्रैकोमा, हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, जॉन्डिस, इबोला और इन्फ्लुएंजा, ये इतने प्रकार के क्या हैं? विषाणु जनित रोग हैं। ये बेटा क्या है? रोगों के नाम हैं। ठीक, कौन से रोगों के नाम हैं? जो किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा फैलते हैं या विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं।
पहला आता है आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में होती है ना, सीजन टू सीजन। तो नॉर्मल कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक। नॉर्मल कॉमन कोल्ड या जुकाम आपको किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लू। ध्यान रखना, इसको हम फ्लू भी बोलते हैं, जो जुकाम होता है या कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस। किससे? राइनो मतलब क्या होता है? राइनो मीन्स गेंडा। देखा गेंडा? इसकी नाक में ऐसे सींग निकली रहती है, इसका वायरस कुछ होगा। राइनो मतलब होता है गेंडा, ठीक है। लेकिन इस वायरस का नाम क्या है बच्चा? वायरस का नाम क्या है जिससे हमें जुकाम वगैरह होता है? कॉमन कोल्ड जिससे होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा वायरस? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस, ठीक है। आपके श्वसन तंत्र यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन? राइनो वायरस। आपके फेफड़ों के आसपास जो श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है उस पर अटैक कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। इसमें आपको बुखार आ जाएगा, खूब थकान लगेगी, गले की खराश हो जाती है अक्सर हमें, सूखी खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और घी निकलता रहेगा आपकी नाक से बराबर, नाक बहती रहेगी। सुड़ुक लेते हैं ना बहुत से लोग, कैसे? ऐसे, हाँ। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। और सामान्यतः ये जो आपका कॉमन कोल्ड होता है ये मौसम के बदलने की वजह से होता है। गर्मी से ठंडी में प्रवेश करोगे या गर्मी से बारिश में, जब मौसम चेंज होता है तो ये जुकाम वगैरह होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। बदलते समय तथा सर्दियों में होता है ज़्यादातर, ठीक है, ओके। छींक आएगी, नाक बहेगी, खराश हो जाएगी गले में। और ये लगभग कितने दिन तक चलता है कॉमन कोल्ड? 1 हफ्ते तक चलता है, फिर ठीक हो जाता है, ओके। और हाँ, ये वायरस से होता है तो जाहिर सी बात है कि वायरल डिजीज होगा। यानी अगर आपको हुआ है तो आपने किसी के सामने छींक दिया, खांस दिया या उसके साथ बैठ गए, सांस भी ले रहे हो, तो उसको वो वायरस लग सकता है। वो कौन सा वायरस? राइनो वायरस, ठीक है। उसको भी जुकाम वगैरह हो सकती है, ठीक। अगला हम बात करें डेंगू फीवर या डेंगू ज्वर या डेंगू का जो बुखार होता है, ठीक है। डेंगू का बुखार या डेंगू फीवर। डेंगू का मच्छर दिख रहा है कितना बड़ा है? इसकी पहचान ये होती है, इसकी टांगे देखोगे ना तो यहाँ ब्लैक होगी, फिर वाइट होगा, फिर ब्लैक होगी, फिर वाइट होगा, फिर ब्लैक होगी, फिर वाइट होगा नीचे साइड पे, ठीक है। हाँ, ले लीजिए मैम अटेंडेंस। क्लियर हुआ? क्या बताया? इसकी जो टांगे होती पीछे की काफ़ी लंबी होती हैं। जो आपका डेंगू का मच्छर होता है इसकी टांगे कैसी होती? लंबी होती है, ब्लैक और वाइट करके दिखेगा। अक्सर ये मॉर्निंग में दिखेगा तुमको। कब दिखेगा? सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास। और साफ़ पानी में पनपता है। इस भूल में मत रहना कि डेंगू का मच्छर नाली के पानी में पनपता है। ये आपके घरों में रहने वाला जो साफ़ पानी होता है उसमें पनपते हैं ये मच्छर, ठीक है। और बात करें तो कौन से वायरस से फैलता है? तो बच्चा ये अरबो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? अरबो वायरस से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन डेंगू फीवर या डेंगू का बुखार किस वायरस के थ्रू फैलता है? तो कौन से वायरस से फैलता है? अरबो वायरस से फैलता है, ठीक है। इसका रोगवाहक कौन है? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी क्या है बच्चा? एक मच्छर है। क्या है? ये एक मच्छर का प्रकार है। एडीज इजिप्टी क्या है? एक मच्छर का प्रकार है, ठीक। जैसे इंसानों में प्रकार होते हैं ना, काला, गोरा, लंबा, नाटा, मोटा होता है ना, काली, गोरी, काली, कलूटी होती है, तो वैसे मच्छरों में एक प्रकार होता है एडीज इजिप्टी, ठीक है। रोगवाहक। कल एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को, पैथोजेंस और वेक्टर समझाया था, याद है? कि जो वायरस क्या है? ये पैथोजेन है बेटा। क्या है? पैथोजेन है, ठीक है। और रोगवाहक यानी ये क्या है? वेक्टर है, ये फैलाने का काम करता है। तो यहाँ ये एडीज इजिप्टी मच्छर क्या है? एक वेक्टर का काम कर रहा है। क्या फैलाता है? ये डेंगू बुखार फैलाता है। कौन?
एडीज इजिप्टी मच्छर। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि डेंगू बुखार में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं कि डेंगू बुखार का वेक्टर कौन है या पैथोजन कौन है। डायरेक्ट ही ये ना पूछ के कि किस वायरस से फैलता, पूछ लिया कि डेंगू बुखार का वेक्टर कौन है। तो वेक्टर कौन है? एडीज इजिप्टी है। पैथोजन कौन है? अरबो वायरस। ठीक है, इसमें कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है भैया? ये पूरी शरीर को प्रभावित कर देता है, हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। क्लियर होती चीज? पूरे शरीर को। लक्षण क्या है? खूब तेज बुखार आएगा, जोड़ों में जितने भी ज्वाइंट हैं शरीर के अंदर, जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों में बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट होगा और आपकी प्लेटलेट्स में कमी आ जाएंगी। किस में कमी आ जाएंगी? प्लेटलेट्स में, जिसको हम बिम्बाणु बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाईबीसी। वाईबीसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। यही गिरना शुरू हो जाती हैं जब भी आपको बुखार आएगा, चाहे नॉर्मल बुखार भी आएगा तो भी आपका प्लेटलेट क्या हो जाएगा? डाउन होने लगेगा। आरबीसी में मैंने बताया था इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने दिन जीता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी 7 से 10 दिन मान लो, ठीक है, 1 हफ्ते से 10 दिन के आसपास। आरबीसी का मतलब क्या है? रेड ब्लड कार्प सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड कार्प सेल्स। वाईबीसी का मतलब येलो ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक, तो अरबो वायरस के कारण फैलता है आपका ये रोग, और साथ ही इसको कौन फैलाने का काम करता है? एडीज इजिप्टी नामक मच्छर इस रोग को फैलाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? नेक्स्ट आपका आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स। सुना है ना चेचक? माता जी निकल आई। ठीक, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर गांव में, विलेज में, शहरों में भी होता है, लेकिन गांव में ज़्यादातर ये रोग देखने को मिलता है। ये एक वायरल डिजीज़ है। देखा होगा तुम लोग गांव में, जिसके घर में बोलते हैं माता जी निकल आई, उसके घर के आसपास लोग जाना बंद कर देते हैं, उसको अलग कमरे में कर देते हैं, है ना? अभी बताएंगे क्यों। चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये एक वायरस जनिक रोग है। ठीक है, वायरस के थ्रू होता है, वेरियोला वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? वेरियोला नाम का एक वायरस है जिसके थ्रू कौन सा रोग होता है बच्चा? स्मॉल पॉक्स होता है। क्लियर इतनी चीज? कौन से वायरस से? वेरियोला वायरस के थ्रू। ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, हमारी होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर इफेक्ट करता है। लक्षण बहुत तेज बुखार आ जाएगा आपको। कैसे पता चलेगा? लक्षण का मतलब कैसे पता चलेगा? तेज बुखार आएगा, शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, निकलते हैं ना, खूब खुजली, इचनेस होती है। दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे लाल लाल दाने तुमको दिखाई देंगे, यहाँ पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरी शरीर पे, जिसको हम चेचक या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज दर्द होगा, दाने पड़ जाएंगे, और इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए या रखा जाता है। देखा होगा सबने। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये क्या है? किससे फैलता है? वायरस। कैसा रोग होता है? वायरस के थ्रू हमेशा संक्रामक रोग होता है, यानी कि अगर किसी एक को है तो उससे दूसरे को भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज़ जानो, जब किसी के घर में चेचक निकल आती हैं या माता जी निकल आती हैं, उस घर में कढ़ैया चढ़ना बंद हो जाती है। काहे? तड़का नहीं लगा सकते, है ना? क्यों नहीं लगा सकते तड़का? पता है किसी को? क्या बोलते हैं घर वाले? माता जी नाराज हो जाएंगी। हैं, देखो होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा आपके घर में सब्जी में तड़का लगता है तो अचानक से धुआं भर जाता है ना? सब छींकने लग जाते हैं। अपने स्कूल में ही जब तड़का लगता है तो क्या होता है? खांसना छींकना स्टार्ट हो जाता है ना। तो मुझे अगर वायरस है तो वो धुआं और वो सारी चीज़ें मेरे रूम से होके निकली या उस घर से होके निकली तो मेरे शरीर के आसपास जो वायरस है, मैं सांस तो ले ही रहा हूँ ना, खांस फांस रहा हूँ ना, तो वो वायरस उस धुएं के थ्रू क्या होगा? सब जगह फैल जाएगा। ये साइंटिफिक लॉजिक था। पुराने वाले बड़े दिमागदार हुआ करते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं तो उनको लगता था माता जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं था, उनको पता था तड़का लगाएंगे तो ये वायरस से होता है। वायरस क्या होगा? पूरे गांव में फैल जाएगा ऐसे तो सबको हो जाएगा। अब समझ में आया क्यों नहीं लगाया जाता है? ठीक है, क्लियर इतनी चीज़?
आगे बढ़े तो कौन से वायरस से होता है चेचक? वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, छोटी माता। ध्यान देना यहां पर, स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं? चेचक को। चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं? छोटी माता को। ठीक, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक, ये भी किससे होता है? वायरस के थ्रू फैलता है। इसका वायरस कौन सा है? वेरिसेला वायरस। उसका वायरस कौन सा था? वेरियोला वायरस था। इसका कौन सा है? वेरिसेला वायरस है। कौन सा? वेरिसेला वायरस। ठीक है, चेचक का कौन सा था? वेरियोला वायरस। इसका कौन सा है? वेरिसेला। वेरियोला वेरिसेला, अक्सर लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ लिया कि चेचक कौन से वायरस से फैलता है, अब ऑप्शन में दोनों चीजें दे दी, वेरियोला और वेरिसेला। अब दिमाग कंफ्यूज हो गया कि कौन सा सही है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना है कि वेरियोला वायरस से क्या होता है बच्चा? चेचक होता है। और वेरिसेला वायरस से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है, सॉरी चिकन पॉक्स होता है, यानी कि छोटी माता होती है। ठीक है, पूरी बॉडी में ये भी इफेक्ट करता है, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हल्का बुखार होगा, उसमें तेज बुखार होता है। शरीर पर इसमें भी लाल दाने होते हैं, लेकिन थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी चेचक की ही तरह होता है। ठीक, चेचक की तरह होता है, लेकिन ये उसी की तरह बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है, क्योंकि ये भी क्या है? वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू फैल रहा है। तो इसमें भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम चेचक में ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके बुखार के साथ साथ इसमें शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं। पित्तिकाएँ, जो दाने होते हैं ना, उसमें देखोगे जैसे कुछ भर जाता है, देखा होगा अगर तुम लोगों ने मरीज को उसके तो। ठीक है, इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो चेचक का टीका लगता है उसको लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलियो, जो कि भारत से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, पोलियो की हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? पोलियो मेलाइटिस। क्या बोलते हैं? पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस क्या बोलते हैं? इस रोग का नाम है पोलियो माइलिटिस, या आसान भाषा में हम पोलियो बोल सकते हैं। ये पोलियो वायरस से ही होता है। कौन से वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। किस पे इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। हमारे दिमाग का जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पे असर कर देता है। हमारी जो मांसपेशियों में कोमलता या कमज़ोरी, हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एकदम मुलायम हो जाती हैं। अगर पोलियो हो जाता है किसी को, देखा है ना, उसका पैर एकदम पतला और टेढ़ा हो जाता है बच्चा, तो मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं? एकदम मुलायम और पतली, एकदम ढीली हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। साथ ही हड्डियाँ जो होती हैं वो झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं। देखा पोलियो का बच्चा किसी को एक पैर या दोनों पैर से, है ना, विकलांग हो जाता है। ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अटैक करता है। इससे क्या होता है? रीढ़ की जो हड्डी होती है और आंत की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होगी और जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स होंगी, ठीक है, वो ख़त्म कर देता है, ये वायरस नष्ट कर देता है। ठीक, इसके उपचार के लिए बच्चों को क्या क्या दिया था? पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती कि नहीं? सरकार के द्वारा हमेशा से पिलाई गई। कितने कितने लोगों ने पिया? सभी ने पिया होगा, है ना। पोलियो का टीका भी लगता है। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनस सॉल्क ने की थी। किसने की थी? जोनस सॉल्क ने की थी। किसने की थी? जोनस सॉल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनस सॉल्क ने की थी। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट विषाणु जनित रोग में आएंगे। अब एड्स, ये भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी या रोग इसको कह सकते हैं हम। इसके बारे में जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा हर एग्जाम में। समझ में आया? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, और ये किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से फैलता है। और इसका भी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, V फॉर वायरस। ठीक, इन दोनों के फुल फॉर्म रटे होने चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर करता है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये जो वायरस होता है HIV का, ये किस पे आक्रमण करता है? हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर करता है। किस पे करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। और जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नष्ट हो जाए तो हमको सारी बीमारियां होने लग जाएंगी। समझ में आया? आपको खांसी भी होगी, आपको बुखार भी होगा, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। जितनी बीमारियां सब धीरे धीरे लगना शुरू हो जाती, क्योंकि ये वायरस क्या कर देता है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को कौन बरकरार रखता है? WBC। याद होगा पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि WBC एक सेनापति का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। कभी भी युद्ध होता तो कौन मेन होता है? सेनापति ना। वही तो आदेश देता है, कमांड देता है, सेना को सुरक्षित रखता है। तो हमारे शरीर को सुरक्षित बाहरी चीज़ों से, बाहरी गलत चीज़ों से, बाहरी घुसपैठियों से हमारे इस शरीर को कौन सुरक्षित रखता है? WBC। कोई भी वायरस अंदर घुसा, ये तलवार लेके खड़ा है, काट पीट के बराबर कर देगा उसको। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, तो ये बेचारा भी क्या कर लेगा कि ये भी तो खत्म हो जाएगा। तो फिर सारी बीमारियां, सारे वायरस आपको लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? भूख नहीं लगती, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। एड्स बीमारी या रोग के जानकारी के लिए या कैसे पता किया जाता, तो उसके लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल आते हैं आपके हर एग्ज़ाम के अंदर। एलिसा टेस्ट करवाकर आप पता लगा सकते हैं, खून में जांच होती है एलिसा टेस्ट की, कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है? इसके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। ओके, ठीक है? तो कितने पॉइंट्स बताए? यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं? देखो, एक तो आपको एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक, HIV का फुल फॉर्म पूछ लेगा एड्स कौन से वायरस से फैलता है, तो कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। शरीर में एड्स शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। ठीक है? HIV की एड्स बीमारी की जांच के लिए कौन सी जांच कराई जाती है? एलिसा जांच कराई जाती है। एलिसा जांच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट है रेबीज, एक खतरनाक रोग जो कि वायरस से फैलता है। रेबीज, जिसको कि हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है? रेबीज को हम और भी क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या होता है बच्चा? पानी। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें किससे लगता है डर? कुत्ता से, पानी से। किससे लगता है डर? पानी से। ठीक है? और कुत्ते के काटने की वजह से, तो केवल कुत्ते के ही काटने से नहीं होता है, लोमड़ी, सियार, भेड़िया और भी हैं जिनके काटने से ये रेबीज आपको हो सकता है। कुत्ते की लार में पाया जाता है। किसमें? लार में, सलाइवा में। किसमें? सलाइवा में, लार में क्या पाया जाता है? रैप्डो वायरस। कौन सा? रैप्डो वायरस या लीसा वायरस। ठीक है? रैप्डो वायरस या लीसा वायरस कुत्ते की लार में,
सलाइवा में ये वायरस पाया जाता है। जब वो कुत्ता आपको बाइट करता है, काटता है, तो वो वायरस कहाँ चला जाता है? आपके शरीर में चला जाता है और फिर आपको क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और जैसे ही अगर वो वायरस आपको असर करता है तो आपको पानी देखते ही डर लगने लग जाएगा, कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देता है इंसान। ठीक है, हाँ, पान जैसा कुछ खिलाया जाता है, दवा इंजेक्शन लगता है इसका रेबीज में, पान जैसा कुछ खा मत लेना, बहुत खतरनाक मौत होती है इसमें, कुत्ते की तरह हो जाता पूरा इंसान। इसीलिए कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए तो फटाक से जाके क्या लगवाना है? इसका इंजेक्शन मिलता है, इंजेक्शन लगवाना है, डॉक्टर के पास जाना, पान वाली दवा नहीं खा लेनी। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर कर देता है। मैंने क्या बताया? तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, मतलब क्या कि एकदम कुत्ते की तरह वो बिहेव करने लग जाएगा, लार बहाने लग जाएगा, भौंकने लग जाएगा, पानी से डर लगने लग जाएगा उसको, क्योंकि उसका दिमाग का संतुलन क्या हो जाता है? बिल्कुल गड़बड़ कर देता है वो। ठीक है, पानी से डर लगेगा, पागलपन जैसी हरकतें करने लग जाता है, जीभ बाहर निकालने लगेगा जैसे कुत्ते निकालते हैं। ठीक है, और बताया ना ये किससे किससे होता है? देखो, कुत्ते से भी होता है, बिल्ली से भी होता है, बंदर से भी होता है, और भी जो मैंने बताया सियार, भेड़िया, उत्बिलाव, इन सब के काटने से भी होता है। और यह जख्म को चाटने से होता है। ठीक है, इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। रोग के लक्षण 2 रूप में, चलो ठीक है। रेबीज के टीके, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? और लुई पास्चर ने एक और चीज की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की भी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। और लुई पास्चर ने और किसकी खोज की? किसके टीके की? रेबीज के टीके की या हाइड्रोफोबिया के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है गलसुआ, मम्प्स अक्सर हो जाता है लोगों को। ठीक है, कान के नीचे साइड में बहुत से लोगों के फूला होगा गाल, है ना, खूब दर्द होता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं मम्प्स या गलसुआ। क्या बोलते हैं? मम्प्स या गलसुआ। ये भी वायरस के थ्रू होने वाला है। इसके वायरस का नाम मम्प्स वायरस ही है। ठीक है, क्या है? मम्प्स वायरस। क्या है? मम्प्स। ठीक, मम्प्स वायरस आपकी लार ग्रंथि पर असर करती है। किस पे? सैलिवरी ग्लैंड्स पे। किस पे? सैलिवरी ग्लैंड्स पर असर करती है। लार, जो हमारी लार की ग्रंथियां होती है जिससे हमारा सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, उस ग्रंथि पर असर कर देता है, क्योंकि हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स यहीं पे होती हैं और यहीं पे पकड़ लेता है ये। ठीक है, कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। हमारे कान के नीचे यहाँ पर एक पैरोटिड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्रंथि होती? पैरोटिड। उस पर ये असर कर देता है। ठीक है, उसमें सूजन आ जाती, तभी आपका गाल फूला फूला दिखाई देगा। कौन? फिर इसके बाद दूसरा आता है, मम्प्स की तरह है, इबोला। कौन सा वायरस? इबोला वायरस। ये अलग है, गलसुआ समझ में आ गया। इबोला वायरस, और ये इबोला वायरस से ही फैलता है। इबोला रोग कौन से वायरस से फैलता है? इबोला वायरस से। ये प्रतिरक्षा तंत्र पर असर करता है, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या करता है? असर करता है। इसमें उल्टी हो जाएगी, दस्त होने लगेगा, बुखार, सिर दर्द, रक्तस्राव होगा। रक्तस्राव का मतलब कहीं कट फट गया तो खून बंद ही नहीं होगा, खून को पतला कर देता है। ठीक है, इबोला का नाम कागो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है। ठीक है, किसके ऊपर पड़ा? इबोला एक नदी है। कहाँ की? कागो, कागो, कागो। ठीक है, कागो की एक सहायक नदी है इबोला, इसी के नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा है। ठीक है, इसमें जो भी, जिसको भी ये वायरस हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, उसमें जो पेशेंट होता है उसकी त्वचा सड़ने लग जाती है। त्वचा क्या होने लग जाती है? सड़ने लग जाएगी, गलने लग जाएगी। ठीक है, हाथ पैर से लेके पूरा शरीर गल जाता है एकदम। ठीक, ऐसे रोगी से हमेशा कैसे बच सकते हैं? उससे दूर रह करके। ठीक है, खसरा, मीजल्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है पेपर में ये।
खसरा एक कैसा रोग है? वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग है, जो कि मोरबीली वायरस से फैलता है। किससे? मोरबीली वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? मोरबीली वायरस से फैलता है। पूरे शरीर में इफेक्ट करता है, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा खुजलाते रहोगे दिन भर है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 प्रकार होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। 3 टाइप्स के इन्फ्लुएंजा होते हैं और प्रभावित अंग में पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। खूब छींक आएगी, नाक बहने लग जाती, चूने लग जाती, खूब नाक कायदे से रुकबे नहीं करेगी, 24 घंटे नाक बहती रहेगी। हाँ, तो मम्मी को तेरे इन्फ्लुएंजा हो गया। सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जॉइंट में दर्द होता रहता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया बच्चा। नेक्स्ट है हमारा पीलिया। ये सारी आम बीमारियां हैं, आम रोग हैं जो अक्सर आप अपने आसपास देखते हो। ठीक है, पीलिया जिसको हम हेपेटाइटिस या जॉन्डिस बोलते हैं। क्या? जॉन्डिस, पीलिया। ठीक, ये भी वायरस से होने वाला रोग। आपसे सवाल पूछेगा जॉन्डिस या पीलिया किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है कि वायरस के द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता। कौन से वायरस से? हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से फैलता है? हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। ये हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस से आपका पीलिया या जॉन्डिस फैलता है। ये हमारे लीवर को असर करता है। ये किस पे इफेक्ट करता है? लीवर को इफेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, जॉन्डिस आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे लीवर को, यकृत को नुकसान पहुंचाता है। लक्षण क्या होंगे? पेशाब पीला होगा, आंख, त्वचा, ये सब कैसी हो जाती है? पीली होने लग जाती है। फिर आपका आता है ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा किसकी बीमारी? यहां से सवाल पूछेगा, ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो किस अंग की बीमारी बच्चा? ये हमारी आंख की बीमारी है, आइस से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? ठीक। कौन से वायरस से फैलता है ये? क्लेमाइडिया। किससे? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक वायरस के थ्रू ट्रेकोमा रोग फैलता है, जो कि किससे संबंधित है? आंख से। ये हमारे आंख को प्रभावित करता है। आंख में दर्द और आंख का लाल होना स्टार्ट हो जाता है। आंख खूब लाल हो जाती, खून की तरह दिखने लग जाती हैं, है ना? अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, ये हमारे ब्रेन पे असर करता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक वायरल डिजीज है या वायरस से होने वाला रोग है। ये कौन से वायरस से फैलता है? नीसेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंटाइटिस, मेनिंटाइडिस। ठीक है, नीसेरिया मेनिंटाइडिस। नीसेरिया मेनिंटाइडिस नामक वायरस से क्या फैलता है? मेनिंजाइटिस। यह हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। बहुत तेज बुखार होगा, बेहोशी आने लग जाती है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। पहले बहुत तेज बुखार आएगा और बाद में पेशेंट क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। फिर उठेगा, फिर बुखार आएगा, फिर बेहोश हो जाएगा। दिमाग का संतुलन पूरा खराब कर देता है। ठीक है, अब वायरस हमारा खत्म, वायरस पढ़ लिया ना। वायरस के बाद आता है हमारा कौन सा? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटोजोआ से? मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस हो जाती है और काला जार हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और इसका पैथोजन कौन है? प्रोटोजोआ। मादा एनोफिलीज क्या है? इसका वेक्टर है। और इसका पैथोजन कौन है? प्रोटोजोआ है। ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा अंग होता है प्रभावित हमारा मलेरिया से? ये हमारे प्लीहा,
हमारे स्प्लीन को, प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन प्लीहा क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा स्प्लीन का और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। प्लीहा भी हिंदी में बोलते हैं, आरबीसी। ये जो मलेरिया होता है ये हमारे इन पार्ट को क्या पहुंचाता है, नुकसान। और आरबीसी को पता ही है, बताया मैंने, आरबीसी क्या करता है, रोगों से लड़ने में बचाता है, इसी को ये नुकसान पहुंचाता। तभी देखो मलेरिया में एकदम शरीर क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है ना। प्रोटोजोआ का नाम क्या है इसके, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन पूछेगा मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो क्या है, प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होगा, खूब ठंड आएगी और उसके साथ क्या होगा, बुखार, शरीर खूब कांपने लग जाता है ना। फिर बात करें पायरिया रोग। पायरिया अक्सर देखा होगा, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लग जाता है। पायरिया किससे संबंधित, हमारे मसूड़ों से। ये किस पे असर करता है, हमारे मसूड़ों पे, गम्स बोलते हैं इसको, गम्स या मसूड़े। एंट एमीबा जिंजीवेलिस, ठीक, इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है, एंट एमीबा जिंजीवेलिस। याद रखने हैं, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, मुंह से बदबू आने लग जाती है, ठीक। सोने की बीमारी किससे संबंधित है, हमारे दिमाग से, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। कौन से प्रोटोजोआ से होता है सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा से। बहुत नींद के साथ बुखार आएगा, ठीक है। फिर पेचिस, ढक्कन खुल जाता है, गलत सलत खा लिया तो है, पता चला दिन भर लोटा लेके दौड़ रहे हो, बाथरूम का कुंडी अप डाउन लगा हुआ है बाथरूम से, है तो ये किस पे असर करता है, हमारी इंटेस्टाइन पे असर करता है, हमारी आंतों पे असर करता है। कौन सा प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ हमारी आंतों पर असर करते हैं, जिससे पेचिस जैसा रोग हो जाता है। श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आने लग जाती है। इसमें क्या होता है, फ्रेश तो हो रहा, साथ में ब्लड भी निकलने लग जाता है, खून के साथ दस्त होने लग जाती है। काला जार, ठीक है, अस्थि मज्जा को इफेक्ट करता है। अस्थि मज्जा मतलब हमारी बोन मैरो, क्या, बोन मैरो, ये हमारी बोन मैरो को असर करता है। किस पे असर करता है, बोन, जो हमारी लंबी हड्डियां होती है ना, ये हमारी लंबी हड्डी होती है ऐसे, इसकी हड्डी के बीच में क्या भरा होता है, बोन मैरो भरा होता है, अस्थि मज्जा भरा होता है, ठीक है। इस पे जाकर असर करता है ये काला जार। हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डी के अंदर घुस के असर कर देता, सोच लो, ठीक है। लीशमेनिया डोनावानी, इसका प्रोटोजोआ का क्या नाम है, लीशमेनिया डोनावानी। ये याद होने चाहिए सबको, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत तेज बुखार आता है इसमें, ओके। फिर क्या कह रहा है, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज है, बता ही दिया मैंने, वाहक मतलब वेक्टर, ठीक ठीक। फिर सीसी मक्खी के कारण, एक सीसी मक्खी होती है, कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी होती है, उससे नींद का रोग लग जाता है, स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है, ठीक है, सीसी मक्खी, ओके। ध्यान रखना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दमा, अस्थमा, कवक जनित रोग पे बात करते, तो ये हमने क्लियर देख लिया ना। ये इतने कौन से थे बच्चा, प्रोटोजोआ जनित रोग है। साथियों देखो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनेंगे आपके, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेरा थ्योरी पढ़ाने का मकसद यही है। एमसीक्यू क्या है, ठीक है, एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस होगी, बट कहीं ना कहीं डीपली अगर आप इन थ्योरीज को पढ़े रहोगे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। कन्फ्यूज़न में रहोगे तो कितने भी एमसीक्यू लगा लो, आंसर आपके गलत ही आने हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ही कायदे से पढ़ो, लास्ट तक रुके रहो। तो प्रोटोजोआ से हो गया। अब फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिजीज़ की बात हम करें, कवक से जो रोग होते हैं, फफूंद से, कवक से, ठीक है, उसमें पहला कौन सा है हमारा, अस्थमा या दमा। सांस उल्टी चलने लग जाती है ना लोगों की, ठीक। तो दमा एक कैसी बीमारी है, फंगल के थ्रू या फंगी के थ्रू होती है। किसके थ्रू, फंजाई या फंगी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग होता है। मनुष्य के फेफड़ों के एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट, ये क्या है, ये फंगस है, ये कवक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स क्या है, एक कवक है, इसके
जो स्पोर होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वह वहाँ पहुँचकर एक जाल बुन देते हैं। कहाँ पर? हमारे फेफड़ों में जाला बना देते हैं। देखा ना, दीवारों पे जाला लग जाता है। ये फंगस क्या करते हैं? हमारे फेफड़ों में क्या बना देते हैं? जाला बना देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है? फेफड़ों की जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, पतली पतली नालियाँ होती जो फेफड़ों के अंदर, वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? और फंगस से या फंगाई से या कवक से और कौन सा रोग होता है? बाल्डनेस होती है। कौन सी, क्या रोग होता है? बाल्डनेस। बाल्डनेस मीन्स बच्चा गंजापन, हेयर लॉस भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन बाल्डनेस, बाल्डनेस मीन्स गंजापन। या टीनिया कैपिटिस, क्या? टीनिया कैपिटिस नाम का एक कवक होता है, इससे गंजापन आता है फफूंद लगने की वजह से। अगर आप अपनी स्कैल्प को ढंग से साफ नहीं करते हो, शैम्पू वगैरह ढंग से नहीं करते हो, क्लीन नहीं रखते हो, तो यहाँ ये फफूंद लग सकती है और आप बाल्डनेस के शिकार हो जाओगे, टकली हो जाओगी सारी की सारी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर के बाल क्या हो जाते हैं? इससे टूटने लग जाते हैं। दाद, खाज, खुजली होती है, दाद को बोलते हैं बच्चा रिंग वॉर्म। ये भी कवक से होता है, ये भी फंगस से होता है। ठीक है, एक रिंग की तरह बन जाता है हमारे शरीर में। कहीं पर भी देखो गोला बना लेगा और वहाँ लाल 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 रैसेस पड़ जाएंगे, खूब खुजलाएगा। देखा है, इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। रिंग मतलब क्या होती है? अंगूठी कैसी होती? गोल होती है, तो वैसा सर्किल टाइप का ये होता है। ठीक है, यह ट्राइकोफाइटॉन नाम के कवक से होता है। किससे? ट्राइकोफाइटॉन। किससे? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से आपका रिंग वॉर्म फैलता है। त्वचा के अंदर अपना एक जाल बना लेता है, ठीक, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और उसका पानी जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ वो गोले पड़ जाएंगे सर। ठीक है, खुजलाने से। एक बीमारी होती है, एक रोग होता है एथलीट फुट। एथलीट मतलब जो भागता है, रनिंग करता है। अक्सर लोग गड़बड़ में आ जाते हैं। सवाल क्या पूछ लेता है? एथलीट फुट किसकी बीमारी है? उसमें ऑप्शन में दे देगा और दौड़ने वाले की। एथलीट का मतलब क्या होता है? एक खिलाड़ी, एक दौड़ने वाला। तो कंफ्यूज में लोग लगा देते हैं। एथलीट फुट का मतलब होता है, अक्सर आप लोग पानी में जब ज़्यादा काम करते हो बच्चा, तो हाथ के बीच में, पैर के बीच में देखोगे वो स्किन सड़ने लग जाती, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती, वही एथलीट फुट होती है। ठीक है, पानी में जब आप ज़्यादा रहते हो। ठीक है, ये कौन से कवक से होती है? टीनिया पेडिस। किससे? टीनिया पेडिस। जैसे आप तालाब में ज़्यादा काम कर रहे हो, तो तालाब उलाब में वहाँ फंगस लगी है, आपके हाथ पैर के बीच में चिपक गई, अब वो सड़ाने लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टीनिया पेडिस नामक कवक होता है, जिसके द्वारा त्वचा पर, पैरों की त्वचा के कटने फटने और मोटे होने से होता है। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे शरीर के जो मुलायम हिस्से होते हैं त्वचा के, उस पर ये ज़्यादा असर करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आ जाओ खाज। देखो, दाद अलग है, खाज अलग है। ठीक, स्कैबीज बोलते हैं बच्चा इसको। क्या बोलते हैं? स्कैबीज। खाज को क्या बोलते हैं? स्कैबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैबीज। कुछ ऐसा दिखता है स्कैबीज आपको, अक्सर देखा होगा तुम लोग किसी के गले पे, किसी के हाथ पे। इसी मौसम में होता है ज़्यादातर, पसीने उसीने में ये सब कवक वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, साफ सफाई नहीं रखोगे शरीर में तो फफूंद लगेगी, फफूंद लगेगी तो खुजलाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज होता है। कौन होता है? एकेरस स्कैबीज। त्वचा में खुजली होती है, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। कैसा दाग पड़ जाता है? वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। क्लियर हुआ? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, रंगों को पहचानने में दिक्कत। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कलर को पहचान नहीं पाते, उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है? जेनेटिक, आनुवांशिक। अगर मेरी माँ को है तो मुझे भी होगा, मेरे पापा को है तो मुझे भी होगा। ठीक है, जेनेटिक बताया था ना कि ये कैसे होता है। आपके परिवार में किसी को है तो वह बीमारी आपको भी होगी या हो सकती है। इसमें रोगी को ध्यान से समझना, लाल एवं हरा रंग, कौन सा रंग, पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कहीं ढेर सारे कलर दे देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ढेर सारे कलर दे देगा, पीला दे देगा, ठीक, हरा दे देगा,
और लाल दे देगा और मान लो काला दे दिया। अब इसमें तुम्हें पहचानने के लिए बोला जाएगा कि बताओ लाल और हरा कौन सा, तो तुमको ये दिखा नहीं करेगा, पहचान ही नहीं पाओगे इसको, लाल कौन सा है और हरा कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति कौन सा रंग पहचान नहीं पाता, लाल और हरा। ठीक, इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखता है, लाल रंग कैसा दिखेगा, हरा दिखने लगता है, पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक, इस रोग को मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, ज्यादातर 100 में से 99-98 लड़कों को होता है, लड़कियों को कम होती है बीमारी। ठीक, ठीक है, जितनी भी चीज़ें ये बताई हैं यहाँ से आपके पेपर में 100% सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि कम से कम आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी MCQs भी आती रहेंगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर MCQs पे भी पढ़ाइए, तो MCQs भी तैयार हो रही है, उसकी स्लाइड्स जैसे ही सारी तैयार हो जाएंगी, रेगुलर आपके सामने MCQs की स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।